हेलो एवरीवन। सो आज हम कवर करने वाले हैं क्रॉप्स का टॉपिक। ओके, सो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे रिलेटेड टू क्रॉप उसे आज हम देखने वाले हैं, चाहे वो कितने टाइप के क्रॉप हैं, कौन से रिवोल्यूशन जुड़े हुए हैं, राइट, और कौन सा स्टेट या कंट्री टॉप पे है इंपॉर्टेंट क्रॉप्स में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे क्योंकि आपका जो अभी एग्जाम चल रहा है CG1, तो इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, राइट। तो क्योंकि अब आप देख रहे हो कि जीके बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, सो हमें ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ेगा जीके का। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं हम फटाफट से। तो सबसे पहले आप देखो, हम देखेंगे कि आखिर ये जो क्रॉप होती हैं ये कितने टाइप की होती हैं। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप ऑफ क्रॉप। तो सबसे पहला हम क्रॉप पढ़ते हैं कैश क्रॉप, यानी कि नकदी फसलें। अब ये जो कैश क्रॉप है, नगद फसल है, ये आखिर होता क्या है। ओके, तो आप देखो ये ऐसी फसल होती है जिनको उगाया जाता है किस पर्पस से, बेचने के पर्पस से, सेल करने के पर्पस से। ओके, सो दीज आर द क्रॉप्स दैट पीपल ग्रो टू सेल एंड नॉट टू ईट और यूज देमसेल्फ। तो इसको अपने खुद के खाने के लिए या खुद के यूज़ करने के लिए इसको नहीं उगाया जाता। पर्पस क्या रहता है इसका, डायरेक्ट, कि हमें इस फसल को बेचना है। ओके, ग्रो करने के बाद बेचना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो शुगर केन, कॉटन, टोबैको एक्सेट्रा। तो आप देखो शुगर केन, राइट, इसका क्या होता है, इसको बेच दिया जाता है। अब आप देखो शुगर केन का कोई खाना वगैरह तो ज़्यादा दिन तक नहीं बना सकते, राइट। तो ये किस लिए उगाया गया है, ये उगाया जाता है आपका बेचने के पर्पज से। तो इन्हीं को बोला जाता है नकदी फसलें। तो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो नकदी फसलें हैं, कैश क्रॉप है, उनको क्या कहा जाता है। तो ये वो सारी फसलें होती हैं जिनको उगाया जाता है बेचने के पर्पज से, सेल करने के पर्पज से। ओके, सो शुगर केन, कॉटन, टैबको यानी कि तंबाकू, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है फूड क्रॉप। दूसरा हम पढ़ते हैं फूड क्रॉप। ओके, तो फूड क्रॉप यानी कि खाद्य फसलें, और ये क्रॉप इसलिए उगाई जाती हैं जिनका यूज़ कर सके हम, जिनको हम खा सके। खाने का इसमें मेन पर्पस होता है, जिनका हम कंजप्शन कर सकें। ओके, सो क्रॉप दैट आर मीन फॉर ह्यूमन कंजप्शन आर कॉल्ड फूड क्रॉप। तो दो टाइप के क्रॉप आपको याद रखना है, एक तो होता है हमारा कैश क्रॉप, दूसरा होता है फूड क्रॉप। अब आप देख सकते हो खाने वाले कौन कौन से फसलें हैं जो हम यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा। वीट हो गया, मेज़ हो गया, राइस हो गया, पल्सेस हो गया। ठीक है, तो याद रखना है आपको कैश क्रॉप एंड फूड क्रॉप। अब ये तो हमने देख लिया कि हाँ दो टाइप की क्रॉप होती है, राइट। बट अब ये जो क्रॉप होती है ना, तो इनको सीज़न के अकॉर्डिंग भी लगाया जाता है। अब सीज़न के अकॉर्डिंग भी क्रॉप्स को डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू सीज़न। तो सबसे पहला हम देखते हैं खरीफ क्रॉप को। बहुत बार आपने पढ़ा होगा खरीफ क्रॉप यानी कि खरीफ की फसलें। अब आप देखो ये जो फसलें होती है ना, खरीफ की फसल, तो इनको जून जुलाई में लगाया जाता है। ओके, तो इनको कब इनकी बुआई की जाती है, जून जुलाई में, राइट। और जब बारिश का मौसम होता है, तो आप देखो जून जुलाई का ही मौसम, यहाँ से मानसून स्टार्ट होता है, तो इसलिए इनको मानसून क्रॉप भी कहा जाता है, राइट। तो जून जुलाई में इनको उगाया जाता है, राइट। जब पहली बारिश होना स्टार्ट होती है तो इनको लगा दिया गया। तो आप कैसे याद रखोगे, क्योंकि कभी कभी आपका ये जो डेट है, ये जो टाइम पीरियड है कि कब इसको लगाया जाता है, ये भी पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखिए कि जून जुलाई से बारिश से स्टार्ट होती है। तो ये जो खरीफ की क्रॉप होती हैं इनको मानसून क्रॉप कहा जाता है, क्योंकि इनको मानसून में ही लगाया जाता है। जून जुलाई में बारिश हुई तो इसको लगा दिया गया। अब आप देखो बारिश में क्यों लगाया गया, क्योंकि ये जो सारी फसल होती है इनको बहुत सारा पानी चाहिए होता है। ओके, तो पानी कहाँ से इनको सबसे ज़्यादा मिलेगा, तो रेन से ही मिलेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब ये तो बात हो गई कि इनको लगा दिया। अब इनको हार्वेस्ट कब किया जाता है, तो इन्हें हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर एंड अक्टूबर में। ओके, तो अब देखो जून जुलाई में लगा दिया, जुलाई अगस्त, तो पूरा इनको अगस्त भर, जून से लेकर जुलाई से अगस्त तक इनको पूरा टाइम मिला कि आप अच्छे से भर जाओ। फिर सितंबर अक्टूबर आते आते इनको हार्वेस्ट करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसलिए इनको बारिश में लगाया जाता है क्योंकि इनको बहुत सारा पानी चाहिए होता है और इनको हॉट वेदर भी चाहिए होता है। अब आप देखो जून जुलाई में गर्मी भी बहुत होती है। ओके, कभी बारिश हो रही है, कभी धूप निकल रही है, तो हॉट वेदर इनको चाहिए ग्रो करने के लिए। इंपॉर्टेंट है इसका सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले आप देखो राइस। ओके, राइस, ज्वार, बाजरा, मेज़, कपास, इट मीन्स कॉटन, ग्राउंड नट, जूट, शुगर केन, टर्मरिक, पल्सेस, ओके, और तिल जैसे कि उड़द दाल वगैरह। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है खरीफ क्रॉप के, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, राइस आपने देखा होगा, बहुत सारी फोटोज़ देखी होंगी। ओके, और गांव वगैरह में भी आपने देखा होगा कि पूरे पानी उसमें भरा रहता है, राइट। और राइस का क्या लगाया जाता है, उसके पौधे लगाए जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि राइस, ऐसे थोड़ा सा आप इमेजिनेशन करके भी याद कर सकते हो। राइस एक खरीफ क्रॉप है, पानी बहुत ज़्यादा चाहिए इसको। ठीक है, तो आप इसके एग्जाम्पल्स ना बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्पल देके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी फसल है या ये कौन सी फसल नहीं है। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब हम इसके एग्जाम्पल को कैसे याद रखेंगे, तो अब देखो इसके एग्जाम्पल हम कैसे याद रखेंगे, इसको याद करने की ट्रिक क्या है, कैसे याद रखेंगे खरीफ क्रॉप की, BGP GST CM SR। ओके, तो ये इसको याद करने की एक ट्रिक है, BGP GST CM SR। अब आप देखो BGP से क्या हो जाएगा, B से हो जाएगा आपका बाजरा, ओके, J से हो जाएगा ज्वार, P से हो जाएगा पल्सेस, G से हो जाएगा ग्राउंडनट, S से हो जाएगा शुगर केन, T से टर्मरिक, C से कॉटन,
M से मेज, S से सोयाबीन, R से राइस। ओके, तो यही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो आपको खरीफ क्रॉप के एटलीस्ट याद रखने हैं। कैसे आप याद रखोगे, बार बार इसको बोलोगे, बीजीपी जीएसटी CMSR, बीजीपी जीएसटी CMSR। बी से बाजरा हो जाएगा, जे से ज्वार हो जाएगा, पी से पल्सेस हो जाएगा, जी से ग्राउंडनट, एस से शुगर केन, टी से टर्मरिक, सी से कॉटन, एम से मेज, एस से सोयाबीन, आर से राइस। ठीक है, फिर से इसको बोलो, बीजीपी जीएसटी CMSR, राइट। तो ये आपकी खरीफ क्रॉप हो जाएंगी जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। दूसरा हम क्या पढ़ते हैं, राबी क्रॉप या रबी फसल के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो आप देखो, जैसे ही सितंबर अक्टूबर में खरीफ की फसल कट गई, अब दूसरा कौन सी फसल उगाने का टाइम आ जाता है, राबी फसल्स को, यानी कि रबी फसल्स को। ओके, तो इनको उगाया जाता है कब, अक्टूबर एंड नवंबर में। इट मीन्स इनको, इसकी बुआई कब की गई, अक्टूबर एंड नवंबर में। कब इसको हार्वेस्ट किया गया, अप्रैल एंड मई में। ठीक है, ठंड में लगा दिया गया। ओके, फिर इसको धीरे धीरे, अब आप देखो अप्रैल मई से गर्मी आना स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें इसको हार्वेस्ट कर लिया गया। ओके, तो ये रिक्वायर करता है वार्म क्लाइमेट जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए। ओके, जब इनका जर्मिनेशन होता है सीड्स का, तो उसमें इसको वार्म क्लाइमेट चाहिए, राइट। और जो इसकी फसल होती है कि अच्छे से मैच्योरेशन इसमें हो जाए, ओके, अच्छे से ग्रोथ हो जाए, तो इसलिए इनको कोल्ड क्लाइमेट चाहिए होता है। तो आप देख रहे हो ना, अक्टूबर नवंबर में लगा दिया, ठंड का टाइम है। ओके, फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी पूरा अच्छे से ठंड में रहा, फिर अप्रैल और मई में इसको हार्वेस्ट कर लिया गया। ठीक है, तो लाइन से आपको याद रखना है, खरीफ क्रॉप के बाद आ गया हमारा राबी क्रॉप, राइट। इंपॉर्टेंट है अब इसका सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल्स, तो आप देखो, वीट, ओट, ग्राम, पी, बार्ले, पोटैटो, टोमेटो, अनियन, ऑयल सीड, लाइक रैप सीड, सनफ्लावर सीड्स में मस्टर्ड एक्सेट्रा। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है, राबी क्रॉप के। ओके, वीट बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। ओके, वीट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन अभी पूछा गया था। ओके, तो ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, और इसके एग्जाम्पल भी, कब ये ग्रो किया जाता है, ओके, कब इसको हार्वेस्ट किया जाता है, कैसा क्लाइमेट चाहिए, क्या क्या इसके एग्जाम्पल हैं। अब इसके जो एग्जाम्पल है ना, बहुत कन्फ्यूजन रहती है, तो एग्जाम्पल को हम फिर से कैसे याद रखेंगे, तो इसको याद करने की आपका ट्रिक क्या है, राबी क्रॉप को godpricewb.com। ओके, तो राबी लिखा है ना, तो राबी से आपको रबी याद रखना है। रबी को क्या मिला, ऐसे आप याद रख लो, प्राइस की जगह प्राइस मिला। ठीक है, तो रबी को प्राइस मिला wb.com पे, तो लेकिन यहाँ पे प्राइस नहीं है, प्राइस है। ओके, तो godpricewb.com। अब इस वाले जो ट्रिक है ना, ये जो लाइन है, ओके, अब आप देखो, ये लाइन इसलिए बनानी पड़ी कि जो ढेर सारी फसल्स हैं वो इजीली याद हो जाए। वरना अगर आपने फसल वगैरह देखी होगी, ओके, गाँव वगैरह में आप जाते होंगे, तो आप इजीली याद भी कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले आप देखो, जी से आपका क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। ओके, ओ से क्या हो जाएगा, ओट्स हो जाएगा, टी से टोमेटो हो जाएगा, पी से पोटैटो एंड पी हो जाएगा, डब्ल्यू से वीट हो जाएगा, बी से बार्ले हो जाएगा, सी से चिक पी मतलब काबुली चना होता है, राइट। ओ से अनियन हो जाएगा, एम से मस्टर्ड हो जाएगा। तो इस ट्रिक के थ्रू आप ये सारे जो फसलें हैं राबी क्रॉप्स की, उसको आप अच्छे से याद कर सकते हो। godpricewb.com क्या है, godpricewb.com, ग्राम, ओट्स, टोमेटो, पोटैटो एंड पी, वीट, बार्ले, चिकपी, इट मीन्स काबुली चना, अनियन और मस्टर्ड, राइट। सो ऐसे आपको याद रखना है। अब आप देखो, थर्ड जो हम फसल पढ़ते हैं, क्रॉप जो हम पढ़ते हैं, वो है जायद की फसलें। ठीक है, तो अब आप देखो, ये जो जायद की फसलें हैं ना, जैसे ही जो राबी वाली क्रॉप थी उनको काट लिया गया, तो उनके ही बीच से ये स्टार्ट हो जाता है मार्च और अप्रैल से जायद फसल को लगाना। तो आपको इसको थोड़ा सा याद रखना है कि जो खरीफ फसल थी, जो राबी फसल थी, उनके बीच से इनको शोन करना, इनको ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो मार्च अप्रैल में इनको लगा दिया गया। हार्वेस्ट का इनका सीजन रहता है मई एंड जून, तो मई एंड जून से इनको तोड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो आपने देखा होगा, करेला वगैरह है ना, गर्मी में ही हमें देखने को मिलता है, राइट। जो खरबूजा होता है, तरबूज वगैरह होता है, वाटरमेलन वगैरह, तो ये हमें गर्मी में ही देखने को मिलता है, राइट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और आप देखो, इसमें मेनली आप देख रहे हो, गर्मी में ही लगाया गया और गर्मी में ही इसको काट लिया गया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसको बहुत ही ज़्यादा कम पानी चाहिए होता है, राइट। तो इट रिक्वायर्स लेस वाटर, बहुत कम पानी की आवश्यकता है। तो भाई पानी वगैरह ज़्यादा नहीं भी इनको मिल पाएगा, तो भी ये बढ़िया से ग्रो हो जाएंगे, राइट। एग्जाम्पल आप इसका देखो, कुकुम्बर, लेडी फिंगर, बिटर गार्ड, पम्पकिन, वाटरमेलन, मस्क मेलन, चिली, टोमेटो एक्सेट्रा। ठीक है, तो याद रखना है आपको, कुकुम्बर, लेडी फिंगर, बिटर गार्ड, पम्पकिन, वाटरमेलन, मस्क मेलन, चिली, टोमेटो एक्सेट्रा, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जायद क्रॉप के। ओके, कुकुम्बर आप देखते हो, जो खीरा वगैरह होता है ना, तो हमें मेनली गर्मी में ही देखने को मिलता है। लेडी फिंगर भी गर्मी में मिलता है, बिटर गार्ड भी, पम्पकिन भी। तो सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, इजी भी हैं जायद फसलों की, और बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जायद फसलें कौन सी होती हैं, राबी फसलें कौन सी होती हैं, खरीफ फसलें कौन सी होती हैं। जायद फसल राबी और खरीफ फसल के बीच में इसको ग्रो किया जाता है। ओके, और उसी बीच में इसको गर्मी में ही हम हार्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। अब आप देखो, ये तो हमने पढ़ लिया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्रॉप होती है सीजन वाइज, ओके, या कितने टाइप की क्रॉप होती हैं, जो हमने भी स्टार्टिंग में पढ़ी, एक कैश क्रॉप और एक फूड क्रॉप। ओके, सो अब आप देखो, अब जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं उसको हम देखने वाले हैं कि कौन सा स्टेट फर्स्ट पे है, राइट,
और कौन सा कंट्री फर्स्ट पे है, तो सबसे पहले आप देखो हम बात करते हैं राइस की, राइट। सो अब जो राइस है यानी कि जो चावल है ना, तो ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का वर्ल्ड में। तो इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में, किसका, राइस का। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ओके। अगर ये सेकंड पे है तो फर्स्ट पे कौन है, तो चाइना है। तो आप ऐसे याद रखो ना, बीच में बहुत ज़्यादा न्यूज़ आई थी कि जो चाइना वाले हैं ना, तो वो नकली चावल भी बना ले रहे हैं। तो जब नकली चावल बना ले रहे हैं तो भाई फर्स्ट पे ही आ ही जाएंगे। तो बस आपको ऐसे याद रखना है, फर्स्ट पे है चाइना, सेकंड पे कौन है, तो सेकंड पे है हमारा इंडिया, ओके। और ये जो ट्रेडिशनल जो राइस फील्ड है ना, तो इसको पैडी फील्ड भी कहा जाता है। तो राइट, तो ये बात आपको थोड़ा सा बस ऐसे ध्यान रखना है कि धान के खेत भी इनको बोला जाता है। तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया पूरे वर्ल्ड का, और फर्स्ट पे कौन है, चाइना। बात करें राइस में स्टेट वाइज, तो फर्स्ट पोजीशन पे आता है वेस्ट बंगाल, दूसरे पे आता है उत्तर प्रदेश। पहले उत्तर प्रदेश था, अब वेस्ट बंगाल आ चुका है टॉप पे, ओके। 2023 में अगर हम देखें, ओके। तो देखो आप बहुत सा जो डाटा है ना कि कौन फर्स्ट पे है कौन सेकंड पे है, तो कहीं कहीं पे जो सेकंड है वो फर्स्ट पे है, राइट। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। वैसे जो मेन साइट है वहीं से मैंने ये डाटा लिया है कि कौन फर्स्ट पे है कौन सेकंड पे है, ओके। तो यहाँ पर आप देखो जो वेस्ट बंगाल है ना, तो ये है टॉप पे। अब आप देखो वेस्ट बंगाल में कहते हैं ना कि वहाँ पे फिश और चावल बहुत ज़्यादा खाया जाता है। तो ऑब्वियसली जब चावल इतना ज़्यादा खा रहे हैं तो प्रोडक्शन भी वो लोग ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ऐसे बस याद रखना है कि वेस्ट बंगाल है टॉप पे, सेकंड पे कौन है, उत्तर प्रदेश। किस में, राइस में, ओके। रिसर्च सेंटर की बात करें किसकी, राइस की, तो कहाँ पे है, कटक उड़ीसा में, ठीक है। अब आप देखो कभी कभी हम जब चावल खाते हैं तो हमारे दांत के नीचे आ जाता है और कट से आवाज़ आती है। जैसे कुछ कंकड़ पत्थर सही से अगर हमने चावल को साफ नहीं किया तो कंकड़ वगैरह आ गया तो कट से आवाज़ आती है ना, तो कट से कटक, कट से कटक, कटक उड़ीसा में है रिसर्च सेंटर किसका, राइस का, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। राइस फर्स्ट नंबर पे कौन है, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट अब आप देखो वीट की बात करते हैं यानी कि गेहूं की, ओके। तो ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है इंडिया का। अब आप देखो ये इंडिया का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है, ओके। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये एक क्या है, अभी हमने पढ़ा, ये एक राबी क्रॉप है, ठीक है। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है ये इंडिया का, और इंडिया इसके पोजीशन में सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड देखें तो चावल के बाद जो गेहूं है ये भी सेकंड पोजीशन पे आता है। तो भाई फर्स्ट पे कौन आता है, फिर से फर्स्ट पे कौन आता है, चाइना ही आता है। तो अगर हम चावल की बात करें, गेहूं की बात करें, तो देखो सबसे ज़्यादा मेन खाने में यही कहा जाता है ना कि भाई चावल मिले गेहूं मिले, तो दोनों के ही प्रोडक्शन में जो चाइना है वो अभी टॉप पे चल रहा है, ओके। और इंडिया सेकंड पे चल रहा है, ठीक है, ध्यान रखना है। और वीट एक रावी क्रॉप है, अभी हमने देख लिया। अब बात करें हम स्टेट वाइज कि कौन है फर्स्ट पोजीशन पे है, तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, टॉप पे है उत्तर प्रदेश, सेकंड पे है मध्य प्रदेश, ओके। सो वीट देख रहे हो ना आप, तो वीट उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में मेनली जो गोरखपुर है ना, तो वहाँ पे यूपी का जो गोरखपुर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा चावल देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि वीट के प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश है सबसे आगे। रिसर्च सेंटर की बात करें वीट की, तो कहाँ पे है, करनाल हरियाणा। करनाल कहाँ पे है, हरियाणा में, ठीक है। तो याद रखना है आपको, करनाल हरियाणा, यहाँ पे है वीट का रिसर्च सेंटर। याद रखना है आपको, राइस में हमने पढ़ा, राइस में है वेस्ट बंगाल आगे, वीट में कौन आगे है, तो उत्तर प्रदेश, राइट। नेक्स्ट अब आप देखो, अब बात करते हैं हम कॉटन की। तो आप देखो कॉटन क्या है, एक ट्रॉपिकल और एक सब ट्रॉपिकल खरीफ क्रॉप है, ओके। और ये एक ऐसा फाइबर क्रॉप है जिसको व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। अब आप देखो कॉटन व्हाइट होता है तो इसलिए इसको व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है, ठीक है। और इंडिया का जो रैंक है कॉटन के प्रोडक्शन में हम देखें तो सेकंड है इसमें भी। तो वर्ल्ड वाइड देखें तो इंडिया का रैंक सेकंड है, ओके। सॉइल की बात करें तो कभी कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉइल टाइप कौन सा होता है अगर हमें कॉटन लगाना है, तो आपको याद रखना है ब्लैक सॉइल चाहिए, काली मिट्टी चाहिए, ओके। क्योंकि ये हाईली वाटर रिटेंटिव सॉइल होता है ब्लैक सॉइल, ठीक है। याद रखना है आपको बहुत अच्छे से, कौन सा सॉइल चाहिए, ब्लैक सॉइल चाहिए कॉटन को। तो आप ऐसे याद रखो, कॉटन वाइट होता है, ओके। तो जस्ट अपोजिट इसको सॉइल चाहिए तो ब्लैक सॉइल चाहिए, ओके। बात करें हम प्रोडक्शन की, वो आता है गुजरात, सेकंड पे आता है महाराष्ट्र। इसका रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, तो नागपुर महाराष्ट्र में, ओके। टॉप कंट्री की बात करें तो फिर से चाइना है टॉप पे कॉटन में भी, तो कॉटन में भी चाइना है टॉप पे, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। हमने राइस भी देखा, वीट भी देखा, कॉटन भी देखा, तो इसमें भी चाइना टॉप पर आता है। और इसका रिसर्च सेंटर कहाँ है कॉटन का, तो नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है। याद रखना है आपको कि नागपुर महाराष्ट्र में, आप देखो महाराष्ट्र में हीरो हीरोइन वगैरह रहते हैं तो बहुत सारा उनको कपड़े चाहिए, राइट। तो कपड़े चाहिए तो कहाँ से आएगा, नागपुर महाराष्ट्र से आएगा। तो याद रखना है आपको, रिसर्च सेंटर नागपुर महाराष्ट्र में है। और कहाँ से इसका प्रोडक्शन होता है सबसे ज़्यादा, तो गुजरात से, दूसरा महाराष्ट्र से। तो गुजरात महाराष्ट्र, ओके। याद रखना है आपको, कॉटन यानी कि GM, गुजरात महाराष्ट्र, ओके। नेक्स्ट अब आप देखो, नेक्स्ट हम देखते हैं जूट की बात करते हैं। तो देखो आप जूट भी एक
ट्रॉपिकल प्लांट है। ओके, तो जूट क्या है, एक ट्रॉपिकल प्लांट है और इसको भी रिक्वायरमेंट होती है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की, बहुत ज़्यादा इसको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। ओके, और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल फाइबर इन टर्म्स ऑफ कल्टिवेशन एंड यूसेज। तो आप देखते हैं ना, जूट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, प्लास्टिक की जगह कहते हैं जूट के बैग का यूज़ करो, राइट। तो कल्टिवेशन एंड यूसेज का टर्म्स में अगर देखा जाए तो बहुत एक इंपॉर्टेंट ये नेचुरल फाइबर है। ओके, तो आप देखो नेचुरल फाइबर हम पढ़ते हैं तो कॉटन एंड जूट क्या है, एक नेचुरल फाइबर है, राइट। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और आप देखो 85% जो है जूट पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो इसको कल्टीवेट किया जाता है इन द गंगा डेल्टा, राइट। इसके लिए सॉइल टाइप कौन सा चाहिए? ओके, तो सॉइल टाइप इसको कौन सा चाहिए, सैंडी या क्लेई सॉइल। ओके, अब आप देखो अगर हम बात करें इसके प्रोडक्शन में तो टॉप कंट्री कौन सी है, तो टॉप पे इसमें आ जाता है हमारा खुद का इंडिया। ओके, सो इंडिया जो है वो टॉप पे है इसके प्रोडक्शन में, राइट। अब आप देखो ये पोजीशन कभी कभी चेंज हो जाती है बट इस टाइम इंडिया ही है। बात करें इसको एक्सपोर्ट करने के मामले में, ओके, तो एक्सपोर्ट करने के मामले में बात करें तो बांग्लादेश है फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है। तो याद रखना है आपको, अगर प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया है फर्स्ट पे, इसको एक्सपोर्ट करने की बात करें तो फर्स्ट पे है बांग्लादेश, राइट। स्टेट में हम देखें तो वेस्ट बंगाल है फर्स्ट पोजीशन पे जूट में, राइट। और सेकंड पे कौन है, बिहार, असम। तो अब आप देखो राइट से रिलेट करो जूट के, तो आपने मेनली देखा होगा कि जूट के जो बैग होते हैं, राइट, जूट के ये जो बैग वगैरह आप देख रहे हो ना, तो इसमें चावल आता है वेस्ट बंगाल में, क्योंकि चावल बहुत ज़्यादा ये लोग प्रोडक्शन करते हैं चावल का, तो किस में रखेंगे, जूट के बैग में। तो जूट में भी वेस्ट बंगाल है आगे, ठीक है। सेकंड पे है बिहार और इसी के साथ अगला आता है आपका असम। इसका जो रिसर्च सेंटर है वो है कोलकाता एंड नीलगुंज वेस्ट बंगाल। तो रिसर्च सेंटर भी कहाँ पे है जूट का, कोलकाता नीलगुंज वेस्ट बंगाल। तो राइस से रिलेट करके आप जूट बैग को भी याद कर सकते हो कि जूट के बैग चाहिए राइस को रखने के लिए, क्योंकि वेस्ट बंगाल है टॉप पे, तो जूट के प्रोडक्शन में भी है ये टॉप पे। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो टी की बात करते हैं हम, यानी कि चाय। और टी एक क्या है, एक एवरग्रीन प्लांट है, एक सदाबहार पौधा है। तो आप देखो हम सदाबहार टी पीते हैं, है ना, चाहे वो गर्मी हो चाहे ठंड हो, चाय चाहिए तो चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इसको एवरग्रीन प्लांट कहा गया है। मेनली इसको ग्रो किया जाता है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में। तो अब आप देखो ये जो क्लाइमेट्स है ना, तो इससे भी हम पढ़ेंगे क्लाइमेट्स के चैप्टर में, जियोग्राफी में। ओके, तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए होता है इसके लिए। ये जो टी है ना, तो इसको इसमें लेबर इंटेंसिव क्रॉप भी इसको कहा जाता है, तो इसको लेबर इंटेंसिव क्रॉप भी कहा जाता है। और 50% जो लेबर होते हैं वो इसमें वुमेन देखने को आपको मिलती हैं। ओके, इट ग्रोथ फास्टर अंडर लाइट शेड। तो अगर लाइट शेड इसको दिया जाएगा तो बहुत अच्छे से ये ग्रो करेंगी, फास्ट ग्रो करेंगी। अब बहुत ज़्यादा धूप दिया जाएगा तो आप देखो पत्तियाँ छोटी छोटी होती हैं, जल सकती हैं, राइट। तो प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया है सेकंड पोजीशन पे। अब आप देखो इतना ज़्यादा टी का कंजप्शन होता है फिर भी सेकंड में है इंडिया। ओके, तो सेकंड पोजीशन पे है प्रोड्यूस करने में। बट अगर कंजप्शन की बात करें, सबसे ज़्यादा जो यूज़ करता है टी का, तो इंडिया आता है फर्स्ट पोजीशन पे। और ये जो टी है इसको रिक्वायरमेंट रहती है हाई रेनफॉल की, बहुत ज़्यादा इसको भी पानी चाहिए। लेकिन जो इसका रूट होते हैं ना, तो वो ज़्यादा पानी को सह नहीं कर पाते। इसलिए आपने देखा होगा कि जो टी वगैरह होता है, इनका जो प्लांटेशन होता है वो स्लोपी एरिया वगैरह में उगाया जाता है ना, स्लोपी एरिया वगैरह में उगाया जाता है। तो याद रखना है आपको। ओके, तो और इसको जो सॉइल चाहिए रहता है वो कैसा चाहिए, लोमी सॉइल चाहिए, दोमट मिट्टी चाहिए जो एसिडिक होता है नेचर में। ओके, और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है इसमें, ठीक है। तो जो मिट्टी होती है लोमी सॉइल विच इज़ एसिडिक इन नेचर एंड रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। तो याद रखना है आपको, टी एक एवरग्रीन प्लांट है, हमेशा में देखने को मिलता है। बात करें प्रोडक्शन की तो सेकेंड लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड वाइड। बात करें कंजप्शन की तो इंडिया है इसमें फर्स्ट पोजीशन पे। इसको जो सॉइल चाहिए वो चाहिए लोमी सॉइल। इसके लिए जो एरिया चाहिए वो स्लोपी एरिया चाहिए, क्योंकि इसको पानी की तो रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। बट अगर ज़्यादा पानी मिलता है तो जो इसके रूट वगैरह होते हैं ना, तो वो वाटर लॉगिंग की वजह से ख़राब हो सकता है, इसलिए स्लोपी एरियाज़ में इसको लगाया जाता है, ठीक है। टॉप स्टेट की बात करें तो आसाम की चाय बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आसाम है टॉप पे। ओके, सेकंड पे आता है दार्जिलिंग जो वेस्ट बंगाल में है। ओके, और इसका जो रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पे है, टोकलाई असम। तो आप देखो टॉप पे है आसाम, रिसर्च सेंटर भी क्या है, टोकलाई असम। तो आप देखो लोग चाय पीते पीते टॉक बहुत ज़्यादा करते हैं, कहते हैं ना चाय पे चर्चा, चाय पे बात, तो टोकलाई, सो टोकलाई असम। हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री की बात करें तो इसमें भी चाइना ने बाजी मार ली, तो चाय में भी चाइना है टॉप पे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सो नेक्स्ट अब हम देखेंगे कॉफ़ी के बारे में। अब आप देखो कॉफ़ी को भी ग्रो किया जाता है शेड में, तो कॉफ़ी को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, शेड चाहिए। ओके, कॉफ़ी की दो मेन वेराइटी होती हैं, याद रखना है आपको, अरेबिका और रोबस्ता। ओके, अरेबिका और रोबस्ता आपसे पूछ लिया जाए क्या है, क्या है ये, कॉफ़ी है। ओके, कॉफ़ी की वेराइटी है रोबिका, अरेबिका और रोबस्ता। अब आप देखो इसको ग्रो किया जाता है बहुत ही ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड्स में, रेंज बिटवीन 1000 to 1500 मीटर अबव सी लेवल फॉर अरेबिका। तो अरेबिका जो कॉफ़ी की वैरायटी है, इसको ग्रो करने के लिए 1000 से लेके 1500 मीटर अबव हाइट चाहिए। ओके, बात करें रोबस्ता की,
ओके। तो जो एक लोअर क्वालिटी की थोड़ी सी कॉफ़ी होती है, और देखो जो अरेबिका होती है ना, तो ये प्रीमियर क्वालिटी की कॉफ़ी होती है। बोथ जो वेराइटी हैं आर प्लांटेड इन वेल ड्रेन्ड सॉइल, तो वेल ड्रेन्ड सॉइल में इसको प्लांट किया जाता है। कंडीशन दैट फेवर रिच ऑर्गेनिक मैटर, कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए ओके कहाँ लगाया जाता है इसको भी, एज अ टी हिली स्लोप पे, ठीक है। तो जो स्लोपी एरियाज़ वगैरह है, हिली एरिया है, वहाँ पे कॉफ़ी को भी प्लांटेशन किया जाता है। टॉप में तो कर्नाटका आता है, फिर आता है आपका केरला, फिर आता है तमिलनाडु। कहीं पर आपको टॉप 2 में तमिलनाडु पहले दिखेगा, कहीं पे केरला पहले दिखेगा। तो आपको याद रखना है कि केरला तमिलनाडु ओके यहाँ पे भी बढ़िया प्रोडक्शन होता है कॉफ़ी का। टॉप पे बात करें तो ये है कर्नाटका, ठीक है। टॉप पे बात करें तो आप देखो कॉफ़ी अगर आप किसी से पूछोगे ना, तो कोई भी नाटक नहीं करता कॉफ़ी पीने के लिए, क्योंकि कॉफ़ी सबको पसंद आती है मेनली, ये कोई नाटक नहीं करता कॉफ़ी पीने के लिए। तो जो ये कॉफ़ी है ना, ये क्या है, कर्नाटका, राइट। तो याद रखना है आपको, कर्नाटका टॉप पे है। कंट्री की बात करें तो ब्राज़ील जो है इसने बाजी मार ली, चाइना को पीछे कर दिया, इंडिया को पीछे कर दिया, तो ब्राज़ील आता है टॉप पे अगर बात करें कॉफ़ी की। तो अब आप देखो, अब हम देखते हैं स्पाइसेस के बारे में, ठीक है। तो आप देखो स्पाइसेस यानी कि मसाले। अब मसाले आपको पता है सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा स्टेट है इंडिया का, तो केरला। अब देखो इंडिया में जो डिफरेंट टाइप के जो मसाले यूज़ होते हैं, तो इनको कुछ नाम भी दिया गया है। तो आप देखो इंडिया हैज़ बीन नोन फॉर इट स्पाइसेस सिंस एंशियंट टाइम। तो सबसे पहले आप देखो जो कार्डेमन है, यानी कि जिसको इलायची बोला जाता है, इसको क्वीन ऑफ एरोमेटिक स्पाइसेस कहा जाता है। यानी कि जितने भी मसाले हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा सुगंधित किसको माना जाता है, इलायची को माना जाता है, ठीक है। तो याद रखना है आपको, मसालों की रानी किसको कहा जाता है, कार्डेमम यानी कि इलायची को। असम, केरला, तमिलनाडु में ये बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा है देखो आप पेपर यानी कि काली मिर्च, और काली मिर्च को किंग ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है। तो आप देखो काली मिर्च, काली से समझ में आ रहा है भाई काली मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी है, तो इसको इसलिए इसको मसालों का राजा कहा जाता है। तो ये कहाँ पाया गया, आपका केरला में। चिली आप देखो मिर्च, तो ये आपको आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। टर्मरिक की बात करें तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, ओके। जायफल की बात करें, नटमेग, तो केरला, ओके। आर्किनॉट की बात करें तो केरला, कर्नाटका, त्रिपुरा, असम। कोकोनट की बात करें तो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ओके। सिनेमन की बात करें तो केरला, क्लोव की बात करें तो ये भी केरला, जिंजर की बात करें तो केरला, मेघालय, सिक्किम। अब आप देखो ये जो इंपॉर्टेंट स्पाइसेस है ना, तो ये मेनली आपको केरला में देखने को मिलेंगी। तो केरला तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इसलिए मसालों में नंबर 1 पे आता है हमारा केरला, दूसरे पे आता है कर्नाटका, ठीक है। कौन सा सॉइल चाहिए रहता है इन मसालों को उगाने के लिए, तो लोमी सॉइल चाहिए या फिर लेटराइट सॉइल चाहिए, ओके। तो लोमी या फिर लेटराइट सॉइल चाहिए इन स्पाइसेस को उगाने के लिए। कौन सा टॉप पे आता है, तो केरला। बस आपको इसमें याद रखना है कि मसालों में सबसे टॉप पे कौन सा स्टेट है, तो वो है हमारा केरला, ठीक है। सो अब जो कुछ इंपॉर्टेंट अदर क्रॉप्स हैं उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम देखते हैं, जो कौन सा कंट्री टॉप पे है। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे हमारा बात आ गई किसकी, माइलेट की, यानी कि बाजरा की, ओके। तो बाजरा देखो, बाजरा के उगाने में, प्रोडक्शन में टॉप पे कौन सा आता है स्टेट, कर्नाटका आता है। टॉप 2 पे कौन है, तो टॉप 2 पे है राजस्थान। टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री की बात करें तो इसमें भी है चाइना टॉप पे, ओके। तो बाजरा आपको याद रखना है, बाजरा, तो आपको बाजरा से माइलेट से याद रखना है। अब आप देखो ये भी याद रखिएगा, 2023 को माइलेट ईयर भी सेलिब्रेट किया जा रहा है, ओके। 2023 को कौन सा ईयर, माइलेट ईयर। माइलेट की बात हो रही है तो कर्नाटका टॉप पे है, सेकंड पे है राजस्थान, ठीक है, याद रखना है आपको। तो आप देखो बाजार वगैरह जाएंगे तो टॉप कंट्री तो अच्छे से याद रखना है। बाजार जाएंगे कैसे, कार से, तो कर्नाटका है बाजार यानी कि बाजरा के प्रोडक्शन में टॉप पे। मेज़ की बात करें यानी कि मक्का, ओके। तो भाई मक्का खाना भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, कोई नाटक नहीं करता। अगर किसी से आप मक्का पूछोगे तो कहेगा ला भाई दे दो खा लेंगे, तो मक्का ये भी नाटक नहीं करेंगे। तो कर्नाटका टॉप 2 पे है, इसमें मध्य प्रदेश, और टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री है इसमें भी यूएसए, ओके। तो मक्का का प्रोडक्शन में जो यूएसए है, इसने चाइना और इंडिया को पीछे छोड़ दिया, कौन आ गया, यूएसए आ गया। पल्सेस की बात करें, दालों की बात करें, सो मध्य प्रदेश है टॉप पे, राजस्थान है सेकंड पोजीशन पे, और दालों की बात करें तो इंडिया में भाई बहुत कहा जाता है दाल चावल फेमस, ठीक है। तो याद रखना है आपको, दालों की बात करें तो इंडिया है वर्ल्ड वाइड टॉप पे, ओके। तूर यानी कि जो अरहर होता है, जिसको और क्या कहा जाता है, तो उसको लाल चना भी कहा जाता है, रेड ग्राम भी कहा जाता है अरहर की दाल को, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो क्योंकि ये दाल है तो ये भी इंडिया जो है इसमें भी फर्स्ट पोजीशन पे है, ओके। स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र ने टॉप कर दिया। टॉप 2 में कौन है, तो कर्नाटका, ठीक है। तो अब देखो कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तो इन्हीं के अराउंड जितने भी इंपॉर्टेंट क्रॉप है ना, तो फर्स्ट पे है, सेकंड पे है, ठीक है। तो याद रखना है आपको, हमने क्या पढ़ा, जो माइलेट है, राइट। तो माइलेट यानी कि बाजरा, बाजरा यानी कि बाजार, बाजार जाएंगे कार से, तो टॉप पे कौन है, कौन सा स्टेट है, कार से कर्नाटका, सेकंड पे है राजस्थान,
ओके। फिर हमने देखा टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री, तो इसमें है चाइना फर्स्ट पे। फिर हमने देखा मक्का, ओके। तो जो ये हमारा मक्का है ना, तो इसमें हमने देखा कि मक्का भी खाने के लिए कोई नाटक नहीं करता, तो इसमें भी जो कर्नाटका है वो मक्के के प्रोडक्शन में है टॉप पे। मध्य प्रदेश है सेकंड पोजीशन पे। यूएसए है ऑल ओवर वर्ल्ड फर्स्ट पोजीशन पे, ओके। दालों की बात करें तो इसमें भी मध्य प्रदेश है फर्स्ट पे, राजस्थान है सेकंड नंबर पे, और इंडिया है इसमें टॉप पे वर्ल्ड वाइड। ऐसी फिर से तूर यानी कि अरहर की दाल की बात करें तो इंडिया है फर्स्ट पोजीशन पे, महाराष्ट्र कर्नाटका है टॉप 2, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट अब आप देखो ग्राम की बात करें तो ग्राम यानी कि चना, तो चने के प्रोडक्शन में आप देखो महाराष्ट्र जो है इसमें आ गया टॉप पे, ठीक है। रास्ते में आपने देखा होगा चलते चलते मिल जाते हैं चना, भाई चना ले लो चना ले लो, तो ग्राम यानी कि चने के प्रोडक्शन में कौन है, रास्ते में मिल जाता है, तो महाराष्ट्र है टॉप पे। सेकंड पे है मध्य प्रदेश, और इसमें भी टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री में देखें तो इंडिया आता है टॉप पे, ओके। टोटल पल्सेस की अगर हम बात करें, सारे टाइप के जितने भी दालें होते हैं उनकी बात करें तो मध्य प्रदेश आ गया टॉप पे, सेकंड पे आ गया महाराष्ट्र, और टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री की बात करें तो इंडिया आ गया टॉप पे, ठीक है। टॉप पल्सेस मध्य प्रदेश, ठीक है, याद रखना है आपको। अब आप देखो यहाँ पे आप पल्सेस है ना, पल्स याद रखो, ठीक है। पल्स जो होता है ना, पल्स बीट वगैरह, ठीक है। तो पल्स कैसे हम पता करते हैं, मध्य में टच करके। तो पल्सेस का अगर आपको पता करना है बॉडी के पल्स का, तो मध्य में टच करो, तो मध्य यानी कि मध्य प्रदेश। तो पल्सेस की बात करें तो टॉप पे आ गया मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है अब आप देखो रबर, ओके। और रबर के प्रोडक्शन की अगर बात करें तो टॉप पे आता है कौन सा स्टेट, केरला। और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो थाईलैंड आ जाता है फर्स्ट पोजीशन पे रबर के प्रोडक्शन में, ओके। नेक्स्ट आप देखो टैबको यानी कि तंबाकू, तो तंबाकू के प्रोडक्शन में आ जाता है हमारा आंध्र प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पे, और चाइना है इसमें फर्स्ट पोजीशन पे, तंबाकू आंध्र प्रदेश, ओके। नेक्स्ट अब आप देखो तो आप देखो तंबाकू का आप ऐसे याद कर सकते हो कि तंबाकू जो खाएगा उसका जो लाइफ है अंधेरे में चला जाएगा, अंधेरे से आंध्र प्रदेश आपको याद रखना है। टॉप पे कौन है, आंध्र प्रदेश। शुगर केन की बात करें तो आप देखो शुगर केन यानी कि गन्ना, तो गन्ना है उत्तर प्रदेश का टॉप पे, ओके। और टॉप 2 की बात करें तो महाराष्ट्र, और ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो ब्राज़ील है इसमें टॉप कंट्री, ठीक है। सो टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन है शुगर केन में, ब्राज़ील है, ओके। टॉप स्टेट की बात करें इंडिया में तो उत्तर प्रदेश, और दूसरा कौन सा है, महाराष्ट्र। मस्टर्ड की बात करें, सरसों की बात करें तो याद रखना है आपको एक स्टेट बहुत अच्छे से, राजस्थान। राजस्थान में बहुत ज़्यादा सरसों होता है, ओके। तो मस्टर्ड के जो पोजीशन में अगर हम बात करें प्रोडक्शन में तो फर्स्ट स्टेट कौन सा है, आ जाता है हमारा राजस्थान, ओके। सो आप देखो अब हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। तो हमने देख लिया कि इंपॉर्टेंट जो फसल्स हैं उसमें टॉप कौन है, टॉप कंट्री कौन सी है, राइट। अब देखने वाले हैं एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, जो आपका यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राइट। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, हम देखेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन, रेड रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन, ब्राउन, ब्लू, सिल्वर, ओके। और इसी तरीके से आगे भी हैं, राइट। सो आप देखो बहुत इजी वे में हम याद कर सकते हैं कि कौन सा रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड था, क्योंकि जो भी उनका कलर है ना तो वो उनका या तो फूड से रिलेटेड है कि उनके फूड का कलर कैसे है। तो सबसे पहले आप देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप देखो हम बात करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन की, ओके। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड था, तो ये रिलेटेड था फूड ग्रेन से, ओके। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसको कहा जाता है इंडिया में, तो MS स्वामीनाथन को, ठीक है। तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसको कहा गया, MS स्वामीनाथन को। सो आप देखो बात करें हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की तो इंडिया में अगर हम देखें तो ये क्यों स्टार्ट हुआ था, फॉर इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन वीट और राइस। तो आप देखो वीट और राइस का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा कम था, तो इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आए MS स्वामीनाथन। इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है इंडिया में, ठीक है। याद रखना है आपको किसके प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, तो वीट और राइस का, ठीक है। पहली बार ये स्टार्ट हुआ कहाँ से, तो डिसाइड किया गया पंजाब से स्टार्ट करने को, तो 1960 में पंजाब से स्टार्ट हुआ। बट ऑफिशियली देखा जाए पूरी तरीके से ये स्टार्ट हुआ था 1966 से लेकर 1967 के बीच में, ठीक है। तो याद रखना है आपको पंजाब से स्टार्ट हुआ, बट ऑफिशियली ये पूरी तरीके से कौन से डेट से स्टार्ट हुआ, तो 1966 से लेकर 1967। अब देखो ये तो हमने पढ़ा ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में। अब वर्ल्ड का भी फेमस है, तो वर्ल्ड का जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है ये स्टार्ट होता है मैक्सिको से। किसने स्टार्ट किया, तो नॉर्मन बोरलग ने, ओके। सो ग्रीन रिवॉल्यूशन अगर वर्ल्ड का आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है इसके फादर किसको कहा जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड, तो नॉर्मन बोरलॉग को। और आप देखो उस टाइम जो ये फसल वगैरह थी या जो क्रॉप वगैरह था, एग्रीकल्चर था, इसमें कोई प्राइज़ नहीं दिया जाता था, कोई नोबल नहीं मिला जाता था, तो इसलिए इनको नोबल पीस प्राइज़ दिया गया था 1970 में। तो याद रखना है आपको कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो किसको कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को, ओके। और इनको नोबल प्राइज़ भी मिला था 1970 में, ओके।
ओके नेक्स्ट अब आप देखो येलो रिवॉल्यूशन। अब ये जो येलो रिवॉल्यूशन है ना, ओके, तो येलो से आप देखो येलो कलर का क्या होता है, हमारा ऑयल होता है। तो येलो रिवॉल्यूशन रिलेटेड था ऑयल सीड के प्रोडक्शन से, स्पेशली मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, ओके। और इसके जो फादर ऑफ रिवॉल्यूशन माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, सैम पित्रोदा। बहुत अच्छे से आपको याद रखना है सबके फादर ऑफ रिवॉल्यूशन, ओके। तो फादर ऑफ रिवॉल्यूशन येलो रेवोल्यूशन का किसको माना जाता है, सैम पित्रोदा, ओके, सैम पित्रोदा। तो याद रखना है आपको। और येलो कलर का क्या होता है, ऑयल होता है मेनली, वो भी मेनली किसका, मस्टर्ड के तेल के लिए ये रिवॉल्यूशन आया था। नेक्स्ट अब आप देखो गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। तो ये आया था फ्रूट, हनी एंड जिसको हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, ओके। और निरपक तुतेज जो थे ये इसके फादर ऑफ रिवॉल्यूशन माने जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन की बात करें तो आप देखो गोल्डन फाइबर कलर के क्या क्या होता है, गोल्डन कलर के फ्रूट्स होते हैं जिसमें येलो और ऑरेंज मिक्स कलर के फ्रूट होते हैं ना, तो एक तरीके से ये गोल्डन कलर बन गया। और हनी भी गोल्डन कलर का होता है। तो फ्रूट, हनी एंड हॉर्टिकल्चर, ओके, ये रिलेटेड था किससे, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन से। और इसके फादर ऑफ रिवॉल्यूशन कौन माने जाते हैं, तो निरपक तुतेज। कौन, निरपक तुतेज, ओके। नेक्स्ट आप देखो पिंक रिवॉल्यूशन। अब आप देखो पिंक कलर का क्या होता है, अनियन पिंक कलर का होता है, प्याज पिंक कलर का होता है, ओके। तो बस पिंक से क्या हो जाएगा, अनियन के प्रोडक्शन में, ओके। और प्रॉन यानी कि जो झींगा वगैरह होता है ना, तो वो भी रिलेटेड है पिंक रिवॉल्यूशन से ही। तो ये भी आपको याद रखना है, ओके। अनियन का प्रोडक्शन, फार्मास्यूटिकल, प्रॉन प्रोडक्शन, तो ये रिलेटेड है पिंक रिवॉल्यूशन से। और इसके फादर ऑफ रिवॉल्यूशन कौन माने जाते हैं, तो दुर्गेश पटेल, ओके। कौन माने जाते हैं, दुर्गेश पटेल। तो देखो अनियन कहीं पे अगर घर में अनियन को छीला जाता है तो कहते हैं अरे भाई दूर रखो आंसू आ रहे हैं, तो दूर से दुर्गेश पटेल, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट अब आप देखो रेड रिवॉल्यूशन। रेड किससे रिलेटेड है, तो आप देखो जो मीट वगैरह होता है ना उसका कलर कैसा रहता है, रेड रहता है। तो ये मीट के प्रोडक्शन से, और जो टोमेटो भी रेड रहता है, तो रेड रिवॉल्यूशन से ये रिलेटेड है। विशाल तिवारी जो थे ये इसके फादर ऑफ रिवॉल्यूशन है, ओके। नेक्स्ट अब आप देखो व्हाइट रिवॉल्यूशन, जिसको ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, व्हाइट रिवॉल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। और ये रिलेटेड है मिल्क के प्रोडक्शन से। अब ये कोई इसका मतलब ये नहीं कि फ्लड वगैरह आ गई, ये जो मिल्क प्रोडक्शन, जो दुग्ध उत्पादन है उससे रिलेटेड था। कौन सा, ऑपरेशन फ्लड। और इसके फादर किसको माना जाता है, वर्गीस कुरियन को। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, ओके। तो किसको माना जाता है, वर्गीस कुरियन को, ओके। तो याद रखना है आपको कि जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है मिल्क के प्रोडक्शन से रिलेटेड है, वर्गीस कुरियन, ओके। और आप देखो नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है 26 नवंबर को, ओके। तो वर्गीस कुरियन का इसी दिन बर्थडे होता है, तो इसलिए नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है 26 नवंबर को, ओके। अब ये देखो व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है 1970 से स्टार्ट हुआ था, स्टार्टेड बाय एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो ये जो व्हाइट रिवॉल्यूशन था ना, तो एनडीडीबी ने स्टार्ट किया था, यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने। और इसी के जो डायरेक्टर थे वो कौन थे, वर्गीस कुरियन। तो याद रखना है आपको, वर्गीस कुरियन को फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है, ओके। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, एनडीडीबी का आनंद गुजरात। और आप देखो ये जो अमूल है ना, जिसका आपने ऐड बहुत देखा है, अमूल दूध पीता है इंडिया, तो इसको भी किसने स्टार्ट किया था, वर्गीस कुरियन ने, ओके। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आनंद गुजरात में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू व्हाइट रिवॉल्यूशन आपको याद रखना है, ओके। नेक्स्ट है अब आप देखो ब्राउन रिवॉल्यूशन। और ब्राउन रिवॉल्यूशन रिलेटेड है लेदर, कोक, नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्ट से, ओके। और इसके फादर ऑफ रिवॉल्यूशन किसको माना जाता है, हीरालाल चौधरी। तो आप देखो लेदर मेनली ब्राउन कलर का होता है, जो कोक वगैरह होता है वो भी ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। सो लेदर, कोका, नॉन कन्वेंशनल जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो आते हैं ब्राउन रिवॉल्यूशन के अंडर में, राइट। और इसके जो फादर है वो किसको माना जाता है, हीरालाल चौधरी को। नेक्स्ट अब आप देखो ब्लू रिवॉल्यूशन। और ब्लू रिवॉल्यूशन रिलेटेड है फिश के प्रोडक्शन से। और इसके जो फादर ऑफ रिवॉल्यूशन माने जाते हैं वो कौन है, अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी, ठीक है। सो ब्राउन रिवॉल्यूशन में नाम आता है हीरालाल चौधरी का, और ब्लू रिवॉल्यूशन में भी इनका नाम आता है अरुण कृष्णन एंड हीरालाल चौधरी। नेक्स्ट है सिल्वर रिवॉल्यूशन। और सिल्वर रिवॉल्यूशन कैसे समझ में आ रहा है, एक थोड़ा सा हमें पूरा वाइट तो नहीं, थोड़ा थोड़ा हल्का सा सिल्वर जैसा लगता है ना, तो सिल्वर रिवॉल्यूशन रिलेटेड है एग के प्रोडक्शन से, पोल्ट्री प्रोडक्शन से, ओके। और उस टाइम जो फादर ऑफ रिवॉल्यूशन किसको माना गया, इंदिरा गांधी को, राइट। तो सिल्वर प्रोडक्शन रिलेटेड है एग के प्रोडक्शन से, याद रखना है आपको। नेक्स्ट अब आप देखो, अब हम देखते हैं गोल्डन रिवॉल्यूशन। और गोल्डन रिवॉल्यूशन आप देखो फ्रूट, हनी प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, यह भी हमने देख लिया। निरपक तुतेज जो है ये इसके फादर ऑफ रिवॉल्यूशन है। अब आप देखो एवरग्रीन रिवॉल्यूशन हमारा आ जाता है। तो एवरग्रीन रिवॉल्यूशन में आपकी बात हो रही है हर चीज़ की, एवरग्रीन की, ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का जो ओवरऑल प्रोडक्शन होता है उसकी बात की गई है एवरग्रीन रिवॉल्यूशन में, ओके। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसके फादर कौन है, एमएस स्वामीनाथन है। तो इसके फादर भी कौन है, एमएस स्वामीनाथन है, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन के, ओके। नेक्स्ट से देखो प्रोटीन रिवॉल्यूशन, ओके। और प्रोटीन रिवॉल्यूशन रिलेटेड है हायर प्रोडक्शन से, ओके। कौन लेके आए,
क्वाइन बाय पीएम नरेंद्र मोदी एंड फाइनेंस मिनिस्टर अर्जुन जेटली। ओके, तो याद रखना है आपको, प्रोटीन रिवॉल्यूशन रिलेटेड था हायर प्रोडक्शन से। ओके, और जो टेक्नोलॉजी आई सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन के तहत, तो याद रखना है आपको, उसको सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। क्वाइन बाय पीएम नरेंद्र मोदी एंड फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जो उस टाइम पे थे। ठीक है, सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन की बात करें, सिल्वर फाइबर तो कॉटन। ओके, तो आपको याद रखना है कि कॉटन थोड़ा सा कैसे दिखता है, वाइट वाइट सिल्वर की तरह, तो सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन, क्योंकि फाइबर है, एक नेचुरल फाइबर है कॉटन, तो कॉटन से रिलेटेड है। ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर से। ओके, राउंड रिवॉल्यूशन की बात करें तो पोटैटो से रिलेटेड है, तो पोटैटो होता है राउंड। ओके, तो पोटैटो है राउंड, तो राउंड से क्या हो जाएगा, राउंड रिवॉल्यूशन पोटैटो। ब्लैक रिवॉल्यूशन तो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो पेट्रोलियम का प्रोडक्ट ब्लैक होते हैं, तो ब्लैक रिवॉल्यूशन रिलेटेड है पेट्रोलियम के प्रोडक्ट से। ओके, तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन थे वो भी हमने देख लिया। अब आप देखो, कुछ हम देखने वाले हैं जो हम पढ़ते हैं ना कि स्टडी ऑफ इम्पॉर्टेंट कल्चर जो है, इनसे भी कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो मे भी आपको पता होगा, याद भी होगा, तो रिवाइज कर लेते हैं इसको। सबसे पहले आप देखो एग्रीकल्चर। ओके, तो एग्रीकल्चर से मतलब होता है फार्मिंग। एपीकल्चर, तो एपीकल्चर से मतलब होता है बी कीपिंग। ओके, किसकी फार्मिंग कर रही हो, बी को रखना, मधुमक्खी पालन, तो एपीकल्चर। एक्वाकल्चर की बात करें तो ये रिलेटेड है, एक्वा से एक्वेटिक हो जाएगा, यानी कि एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट। ओके, और बोरिकल्चर, इसका मतलब है ऑर्नामेंटल ट्री से, तो किसकी बात हो रही है, ऑर्नामेंटल ट्री से। एविकल्चर, एवी मतलब होता है बर्ड्स, तो बर्ड से रिलेटेड है ये। फ्लोरिकल्चर, इट मीन्स फ्लावर्स। ओके, और इसमें देखो हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर का मतलब है गार्डनिंग, हॉर्टी गार्डनिंग। ओके, तो देखो गार्डनिंग करते करते इतना ज़्यादा हॉट होता है टेम्परेचर की, गर्मी लगने लगती है, तो हॉर्टिकल्चर रिलेटेड है गार्डनिंग से। मैरीकल्चर से समझ में आ रहा है, मैरी यानी कि मैराइन लाइफ से रिलेटेड है, से फिश और अदर मैराइन लाइफ। मोनोकल्चर रिलेटेड है आपका किससे, कल्टीवेशन ऑफ ओनली वन सॉर्ट ऑफ क्रॉप, तो किससे रिलेटेड है ये, कल्टीवेशन ऑफ ओनली वन सॉर्ट ऑफ क्रॉप। नेक्स्ट है पर्माकल्चर, और पर्माकल्चर रिलेटेड है आपका डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सेरिकल्चर रिलेटेड है सिल्क एंड वॉर्म से। सिल्वी कल्चर रिलेटेड है ट्री से। ठीक है, तो सिल्वी ट्री, सिल्वी ट्री, सिल्वी चढ़ गई ट्री पे। ठीक है, तो ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा लिंक बना के खुद से भी याद रखना है। सिल्वी कल्चर ट्री से रिलेटेड है। वर्मी कल्चर अर्थवॉर्म से। विटीकल्चर ग्रेप वाइन से। ठीक है, विटीकल्चर ग्रेप वाइन से। तो ये जो इंपॉर्टेंट कल्चर है जो आपके किससे रिलेटेड है, फार्मिंग से रिलेटेड है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ओके, सो आप देखो इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला आप क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग यूज द टर्म एवरग्रीन रिवॉल्यूशन फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया। निम्नलिखित में से किसने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया। अब सदाबहार क्रांति शब्द का किसने प्रयोग किया, तो किसने किया, तो ये भी MS स्वामीनाथन ने किया, जिनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है इंडिया में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में आपसे पूछा गया तो कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज हु वॉज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, किसे माना जाता है, तो MS स्वामीनाथन को ही माना जाता है। राइट, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो आप देखो ये क्वेश्चन ऐसे है ना जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब आप ये ना सोचिए कि ये ईजी है तो ये नहीं पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। ओके, कि पूरे जो जीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो टफ हो, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो याद रखना है आपको, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया MS स्वामीनाथन। ओके, क्योंकि MS स्वामीनाथन और वर्गीस कुरियन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है लोगों को, तो आपको याद रखना है MS स्वामीनाथन है ग्रीन रिवॉल्यूशन के। वाइट रिवॉल्यूशन के कौन है, सो वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट अब आप देखो, द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया वॉज एन इंट्रोडक्शन ऑफ हाई याइल्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स फॉर। अब आप देखो भारत में जो हरित क्रांति है, ओके, डैश के लिए बीजों की उच्च उपज देने वाली किस्मों की शुरुआत की थी। तो कौन सी बीजों के लिए, तो कौन सी बीज, वीट के लिए, गेहूं के लिए। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखो, कंसीडर द फॉलोइंग। ओके, तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दे रखा है और आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ना, तो इसमें कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। सबसे पहले आप देखो, फर्स्ट है कंटिन्यूड एक्सपेंशन ऑफ फार्मिंग एरिया, डबल क्रॉपिंग एग्जिस्टिंग फार्मलैंड, using seeds with improvised genetics. Which of the following statement are not one of the three basic elements in the method of green revolution? अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा मेथड नहीं है ग्रीन रिवॉल्यूशन का, जो मेन 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं। तो हिंदी में आप देखो, कृषि क्षेत्रों का निरंतर विस्तार, मौजूदा कृषि भूमि पर दोहरी फसल उगाना, उन्नत अनुवांशिकी वाले बीजों का उपयोग करना। तो आपको बताना है कौन सा गलत है। तो आप देखो ये जो तीनों ही स्टेटमेंट दे रखा है ना, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ओके, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देखो, ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, तो कोई भी स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है इसमें। सो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। ओके, सो आप देखो
जो एक्सपेंशन है फार्मिंग एरिया का, डबल क्रॉपिंग एग्जिस्टिंग फार्मलैंड एंड यूज ऑफ HYV सीड्स आर द 3 बेसिक एलिमेंट्स इन द मेथड ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। सो इसमें जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ओके, तो ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था, राइट, तो इसके बेसिक एलिमेंट थे 3 कि कृषि जो क्षेत्र है, जो फार्मिंग एरिया है, इनको एक्सपेंशन करना है, इनको बढ़ाना है, राइट, दोहरी फसल उगाना है और उन्नत अनुवांशिक वाले बीजों का उपयोग करना है। इट मीन्स यूजिंग सीड्स विद इम्प्रोवाइड जेनेटिक्स HYV सीड्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज चूजन एज द इनिशिएशन साइट इन इंडिया फॉर ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो भारत में हरित क्रांति के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? अभी हमने पढ़ा था किसको चुना गया था, पंजाब को। ओके, पंजाब से स्टार्ट हुआ था। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब आप देखो, आइडेंटिफाई द क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। तो आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं और आपको क्रॉप को फाइंड करना है कि वो कौन सी क्रॉप है। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ अ खरीफ क्रॉप। क्या है? एक खरीफ क्रॉप है। इट इज़ अ क्रॉप दैट इज़ यूज बोथ एज अ फूडर एंड फूड। ओके, ये एक ऐसा क्रॉप है जो यूज़ हो जाता है भोजन की तरह भी और चारे की तरह भी। इन बिहार इट इज़ ग्रोन इन राबी सीजन ऑल्सो, और बिहार में इसको एज अ राबी सीजन भी ग्रो किया जाता है। ओके, तो आपको ये बताना है कि करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। आपको बताना है कि कौन सा इसमें ये क्रॉप है। ठीक है, तो हमने देखा ये खरीफ की फसल है। इस फसल को भोजन और चारे दोनों की तरह यूज़ किया जाता है। ओके, बिहार में इसको रबी मौसम में भी उगाया जाता है, यानी कि जो रबी का जो सीज़न रहता है ना, उस टाइम भी इसको उगाया जा सकता है। तो आपको बताना है कि ये कौन सी क्रॉप है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, देखो वीट की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे खरीफ क्रॉप की बात हो रही है, तो वीट तो हमारा खरीफ क्रॉप नहीं है, तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, मेज़ आप देखो, मेज़ यानी कि मक्का। अब मक्के की बात हो रही है, तो आप देखो मक्के को एज अ फूड भी यूज़ किया जाता है और एज अ फूडर भी यूज़ किया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें हमारा मेज़ हो जाएगा, यानी कि मक्का। ओके, सो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मेज़, यानी कि बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखना है आपको कि बिहार में इसे एज अ राबी सीजन भी उगा लिया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब आप देखो, व्हेन आर द खरीफ क्रॉप हार्वेस्टेड। जो खरीफ की फसल है उनको कब हार्वेस्ट किया जाता है? तो हमने क्या पढ़ा था, ये मानसून की फसलें हैं। ओके, जून जुलाई में इसको लगा दिया गया। कब इसको काटा गया? सितंबर और अक्टूबर के बीच में, तो सितंबर अक्टूबर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तंबाकू उत्पादन में शीर्ष पर है? अब आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ऑन टॉप इन टैबको प्रोडक्शन इन 2023। सो 2023 में टैबको प्रोडक्शन में कौन सा जो स्टेट है वो टॉप है? तो मैंने आपसे क्या बताया कि टैबको अगर जो खाएगा उसका लाइफ अंधेरे में चला जाएगा, अंधेरे से आंध्र प्रदेश हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है? व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज रिक्वायर्ड फॉर कॉटन क्रॉप। तो कॉटन के क्रॉप के लिए हमें कैसा सॉइल चाहिए रहता है, हमने पढ़ा। ठीक है, तो कैसा सॉइल चाहिए? ब्लैक सॉइल चाहिए। कॉटन होता है वाइट, जस्ट अपोजिट सॉइल चाहिए ब्लैक सॉइल। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट अब आप देखो, द खरीफ सीजन इन इंडिया मेनली कोइंसाइड विद। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भारत में जो खरीफ का मौसम है मुख्यतः किसके साथ मेल खाता है? तो किसके साथ मेल खाता है? नॉर्थ ईस्ट मानसून के साथ, नॉर्थ वेस्ट मानसून के साथ, साउथ वेस्ट मानसून के साथ, या साउथ ईस्ट मानसून के साथ। ओके, सो आपको याद रखना है किसके साथ ये मेल खाता है। तो ये आपका मेल खाता है साउथ वेस्ट मानसून के साथ। ओके, जो खरीफ सीजन है इंडिया में मेनली कोइंसाइड विद साउथ वेस्ट मानसून। ओके, तो अब आप देखो, क्योंकि बात हो रही है खरीफ सीजन की, राइट। सो आप देखो, ये जो खरीफ सीजन है ना, तो इसे हमने पढ़ा था अभी कि इसे जून जुलाई में उगाया जाता है, यानी कि मानसून सीजन में, यानी कि रेनी सीजन में। ओके, और आप देखो ये जो खरीफ है ना, तो इसका अरबिक में मतलब होता है ऑटम, यानी कि जिसे समर भी कहा जाता है, राइट। राइस, मेज, माइलेट, कॉटन, ग्राउंड नेट, जूट आर ग्रोन इन द खरीफ सीजन। तो ये सब खरीफ सीजन में उगाया जाता है। साउथ वेस्ट मानसून, तो देखो ये जो साउथ वेस्ट मानसून है ना, तो इट इज़ द पीरियड बिटवीन जून एंड सेप्टेम्बर। जून एंड सेप्टेम्बर का जो पीरियड होता है वो साउथ वेस्ट मानसून को कहा जाता है। और इसमें जो हवाएं चलती हैं अरेबियन सी से आती हैं और ये इंडिया की तरफ बढ़ती हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। ओके, तो इसलिए ये खरीफ क्रॉप से रिलेटेड है, याद रखना है आपको। ओके, और आपको इसमें क्या याद रखना है कि जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है, जिसको विंटर मानसून भी कहा जाता है, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून आपको दिखे तो वो रिलेटेड है विंटर सीजन से। ओके, और इट ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी, और इसमें क्या होता है कि ये लैंड से सी की तरफ आता है, और इसलिए इसको रिट्रीटिंग मानसून भी कहा जाता है। और इसका जो पीरियड होता है अक्टूबर से दिसंबर होता है, और इसमें जो रेनफॉल होता है ना, तो
तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका में बहुत ज़्यादा होता है और तमिलनाडु सबसे ज़्यादा इसमें हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव करता है। तो आपको याद रखना है नॉर्थ वेस्ट मानसून में, ओके, जो एक विंटर सीजन का मानसून होता है, अक्टूबर से दिसंबर इसका टाइम पीरियड होता है, ठीक है, यानी कि ये जो मानसून होता है लैंड से सी की तरफ देखने को मिलता है, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। तो याद रखना है आपको, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी स्टेट में होती है, जितने साउथ के हैं तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, लेकिन तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आपको याद रखना है जो खरीफ क्रॉप है, ओके, ये रिलेटेड है साउथ वेस्ट मानसून से, और नॉर्थ वेस्ट मानसून के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखो, ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस इन द 20th सेंचुरी ड्यूरिंग डेकेड ऑफ डैश फॉर अडॉप्टिंग न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में जो हरित क्रांति जो 20वीं सदी में नई कृषि रणनीति अपनाने के लिए डैश दशक के दौरान शुरू की गई थी, तो कौन से दशक आपसे पूछा है। तो देखो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा है ना, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में ही, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 1970 के दशक में, ओके। वैसे तो ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारा आया था 1960 से स्टार्ट हो गया था, ठीक है, फिर प्रॉपर वे में 1966-67 में ये ऑफिशियली आया, ओके। लेकिन जब दशक की बात होती है तो हम इसमें क्या पढ़ते हैं 1970, तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी हो जाएगा 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच 5 ईयर प्लान ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन से 5 ईयर प्लान में था, तो ये थर्ड 5 ईयर प्लान में था, राइट। सो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर 5 ईयर प्लान की बात कर रहे हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड, सो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फटाफट से देख लेते हैं। सो आप देखो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था ना, तो ये स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 1965। अभी हमने आगे क्या पढ़ा था कि 1960 से ये स्टार्ट हुआ था, ओके, इसकी बात होना शुरू हो गई थी, बट ऑफिशियली ये 1966 से 67 के बीच में इसको ऑफिशियली लेके आया गया सही से, ओके। बट कभी एग्जाम में आपको देखने को मिले ग्रीन रिवॉल्यूशन 1965, बाकी कोई भी आसपास की डेट ना हो, तो आपको टिक करना है 1965, राइट। और ये जो कौन से 5 ईयर प्लान में था, सो ये थर्ड 5 ईयर प्लान में था, जो किसके बीच में था 1961 से लेकर 1966 के बीच में, ओके। और जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है इसको स्टार्ट हुआ था ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। कौन थे उस टाइम, सी सुब्रमण्यम, राइट। 1965 में जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम इंडिया के। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसको कहा जाता है इंडिया में, एम.एस. स्वामीनाथन को। जो वर्ड है ग्रीन रिवॉल्यूशन फर्स्ट ये यूज़ किया था विलियम एस गार्ड ने, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID के, ओके। तो इन्होंने पहली बार यूज़ किया था ग्रीन रिवॉल्यूशन का वर्ड फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो वर्ड में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसको कहा जाता है, तो नॉर्मन बोरलो, इसे हमने देख लिया। इट इज़ रिफरिंग टू द ग्रेट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस। तो किस लिए था मेन ये, इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग सीड्स, मेनली मैक्सिकन व्हीट सीड्स, ओके। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था उसका एम क्या था, मेनली टू मेक द कंट्री सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन। तो कंट्री को सेल्फ सफिशिएंट बनाना था फूड ग्रेन से रिलेटेड, फूड ग्रेन्स में। एंड इट वाज इंट्रोड्यूस इन नॉर्थ इंडिया स्पेशली इन पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। तो हमने पढ़ा था कि पंजाब से ये स्टार्ट हुआ था। सो मेनली इसको इंट्रोड्यूस किया गया था नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली पंजाब में, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं रिलेटेड टू ग्रीन रिवॉल्यूशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखो, अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिसर्च सेंटर ऑफ टी। तो टी का रिसर्च सेंटर कहाँ है ये आपसे पूछा है। तो कैसे हमने याद किया था कि जो भी आपसे गिवन ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। टी जब पीते हैं तो लोग बात भी बहुत करते हैं, टॉक भी बहुत करते हैं, तो टोक लाई असम, राइट। सो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ओके। सो अब देखिए जो भी आज हमने टॉपिक पढ़ा, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, और यहाँ से आपके क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं एग्जाम में, ओके। तो ये टॉपिक भी आज हमने कंप्लीट कर लिया है, आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है, ओके। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी लगाने हैं। तो ये आज आपका हमारा लास्ट क्वेश्चन था। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो।